अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोरोना वायरस के असरात के साथ मैं हूं कौकब फारूकी और हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की सूरत हाल जो है दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। एक तरफ तो कोरोना का रोना है, तो दूसरी तरफ आने वाला है बजट। बजट पेश किया जाएगा, अब देखना ये होगा, हर दफ़ा कहा जाता है बजट जो है वो अवाम दोस्त साबित होगा। बहुत सी हुकूमतें आई जिन्होंने बजट पेश किया, अब देखना ये है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो किस तरह का बजट लेकर आती है और क्या कुछ होता है, ये बजट अवाम दोस्त साबित होता है या नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अब बजट आने वाला है, मज़ीद जो है आवाम पर जो है एक और महँगाई का बम जो है वो गिरने वाला है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अतीकुर रहमान साहब, सीनियर माहिर माशियात हैं और इनसे इनका तज्जिया जानेंगे कि बजट के हवाले से और कोरोना की सिचुएशन जो है, इस पे अपना क्या तज्जिया पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने हमें ऑन स्काइप जॉइन किया। जैसे कि बजट भी आ रहा है और कोरोना की एक तरफ सिचुएशन है और आवाम जो है दोनों हाल में परेशान है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया कॉकब फॉर हैविंग मी। चूंकि आपने कोविड से स्टार्ट लिया कोरोना से, तो मैं पहले बात करूंगा कि हमारी इकोनॉमिक लॉसेस क्या हुई है, फिर हम बजट की तरफ जाएंगे तो बात समझ में आएगी। जी। हमारी इकोनॉमिक लॉसेस को जब हम एसेस करते हैं कि जब इवैल्यूएट किया गया कि पाकिस्तान इकोनॉमी का क्या हासिल हुआ इस कोविड-19 की वजह से, तो उसके कुछ फिगर्स हैं जो मैं आप बताना चाहूंगा। और वो फिगर्स ये हैं कि पाकिस्तान की जो लॉसेस हैं कोरोना की वजह से, वो तकरीबन अब तक 2.5 ट्रिलियन रुपीस हो चुकी है। ठीक है। नंबर टू, पाकिस्तान की जीडीपी की जो शरह है, जो 44 ट्रिलियन रुपीस थी, वो कोरोना के बाद उसका हशर ये हुआ कि वो 41.5 ट्रिलियन रुपीस पर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की जीडीपी जो 2.4% थी, वो गिरकर 1.1% हो। जब जीडीपी गिरती है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ड्रास्टिकली हाई हो जाता है। और हम देखते हैं कि कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल करोड़ों पर पहुंच गया। ये सिर्फ ले ऑफ की वजह से नहीं हुआ, बल्कि क्लोजर ऑफ बिजनेसेस एंड लॉकडाउन की वजह से भी हुआ। ये हमने देखा कि ऐसा होने की वजह से पॉवर्टी लेवल पे, जिसमें पाकिस्तान 30% बिलो द लाइन था, फिर 40% हुआ, फिर 50% बिलो द लाइन हुआ, और 50% बिलो द लाइन होने का मतलब ये कि हाफ ऑफ द कंट्री इज अंडर पॉवर्टी। दैट मीन्स हम एक वक्त का मील लेते हैं तो दूसरे मील का हमें पता नहीं होता कि वो हमें किस तरह करना है और कैसे अरेंज करना है। दिस इज व्हाट इज द पॉवर्टी एंड द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान नाउ। अब हम देख रहे हैं कि जब बजट की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी कोरोना ने, कोविड-19 ने, लॉकडाउन ने 800 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल हमारे रेवेन्यू कलेक्शंस पे ऑलरेडी कर दिया है। दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि जब हम कोविड-19 में बजट बनाने जा रहे हैं, तो जो भी टारगेट्स होंगे तो वो एक्सपेक्टेड जो हमें शॉर्टफॉल्स नजर आ रहे हैं, जो बजट में होने जा रहे हैं, वो 1.6 ट्रिलियन रुपीस के। अब इस हैवॉक में जहां पे बिलियंस और ट्रिलियंस की बातें हो रही हों और इतने बड़े बड़े शॉर्टफॉल्स हों और इतने बड़े प्रॉब्लम हो, तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से इकोनॉमी को रिवाइवल करना चाहिए। देखिए, मेन बात जो हम सबसे पहले कर लेते हैं वो ये कि रेवेन्यू तो कलेक्शन होता रहेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि सर्वाइवल ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड एसएमईज के लिए सब कुछ करे। जब ट्रेड एंड इंडस्ट्री, एसएमई सर्वाइव हो जाएंगे, मेंटेन हो जाएंगे, सस्टेन हो जाएंगे, दोबारा से चलने लगेंगे, तो खुद ब खुद रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। अभी रेवेन्यू की फिक्र करना, एक बहुत बड़े बड़े टारगेट्स लेना, आईएमएफ के डिक्टेशंस लेना, ये इस बजट के लिए हरगिज सुइटेबल नहीं है। कहना और मानना सिर्फ यह है कि इस गवर्नमेंट को इनकी इंडस्ट्रीज की, बिजनेसेस की सर्वाइवल की सख्त जरूरत है। इस बात पे आकर मैं एक बहुत अहम बात करना चाहूंगा, और वो बात यह है कि तकरीबन लगभग हमारे मुल्क में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस हैं। मैं एसएमईज की बात नहीं कर रहा, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एक अलग चीज है, लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनकी सर्वाइवल एट स्टेक है, खतरे की घंटी पे है। बहुत सारे बंद हो गए, बहुत सारे बंद होने वाले हैं, बिकॉज उनके पास फाइनेंशियल क्रंच है, उनकी फाइनेंशियल सप्लाई चेन उधड़ के रह गई है नहीं पैसा। अब वो पैसा नहीं है, कैश नहीं है, उनकी चीजें नहीं बिकी, ना मैन्युफैक्चरिंग वाले अपने मैन्युफैक्चरिंग कर सके, ना वेंडर्स अपने वेंडरशिप्स में कुछ चीज माल प्रोड्यूस करके दे सके आगे बिग नेम्स को, और ना सर्विसेज रेंडिंग इंडस्ट्रीज अपनी सर्विसेज पेश कर सके। तो हुआ यह है कि इनको एक बहुत बड़ा कैश क्रंच आया है। इस कैश क्रंच के लिए गवर्नमेंट ने कोई रीफाइनेंस स्कीम निकाली नहीं है। पहले स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम्स जो आई हैं,
वो बिग शॉट्स के लिए आई हैं, बिग बिजनेसेस के लिए आई हैं, टाइकोन्स के लिए आई हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आई हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के लिए आई है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए कुछ। तो गवर्नमेंट को इस बजट में सबसे जो चीज मेन फोकल पॉइंट जिस पे काम करना होगा वो सर्वाइवल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस पे करना होगा। सर बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस आर द बैकबोन ऑफ अ कंट्री, और जो भी आप मेजर रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो आप स्मॉल बिजनेसेस की वजह से करते हैं, क्योंकि ये जितने बड़े नाम हैं, ये जितनी बड़ी शेप्स हैं, ये जितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हैं, इन सबको जो पीछे से सपोर्ट देता है वो स्मॉल बिजनेसेस है और स्मॉल बिजनेसमैन देता है। देखा ये गया कि ये पिछले दिनों बुरी तरह नेग्लेक्ट हुआ, तो गवर्नमेंट को अपने बजट में सबसे फोरमोस्ट जिस बात का ख्याल रखना है वो इस बात का ख्याल रखना है कि किस तरह से क्या करें कि सर्वाइवल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस हो, और जब ट्रेड एंड इंडस्ट्री सर्वाइव होगी तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और जो भी टारगेट्स है वो इंशाल्लाह ताला मीट हो जाएंगे। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो बतानी चाहता हूं, वो ये है कि जब कोविड 19 की बात हो रही है तो कोविड 19 जब हवा आया हुआ है तो इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ डिलैपिडेटेड स्टेट ऑफ इकोनॉमी के साथ साथ डिलैपिडेटेड एक सिस्टम ऑफ हेल्थ सर्विसेज हमारे यहाँ प्रिवेल कर रहा है। लोगों को इलाज मुआवजा तो आगे ही नहीं मिलता था, अभी कोविड 19 के तहत उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल गई, जिसको हम कहते हैं कि सबसे पहली फैसिलिटी जो है वो टेस्टिंग की फैसिलिटी है, जिसको इजी करना चाहिए, अफोर्डेबल करना चाहिए। एक आध आदमी जिसको टेस्ट की जरूरत पड़ी नहीं भी पड़ी वो टेस्ट कराना चाहता है, फाइंड आउट करना चाहता है कि किस तरह उसकी क्या पोजीशन है, वो कोविड 19 में पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ये उसका हक है। तो उसके लिए टेस्ट को इजी करना चाहिए, कॉस्ट वाइज अफोर्डेबल करना चाहिए, और टेस्ट बहुत आराम से हर जगह हो सकते हो, ऐसा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को इंसेंटिव लेना होगा, बजट में जहां हेल्थ सर्विसेज के लिए बजट एलोकेट किया जा रहा है वहां पे इनको चाहिए कि बहुत ज्यादा एक खतीर रकम कोविड 19 की टेस्टिंग फैसिलिटीज को बूस्ट करने के लिए करती। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कि जो BSL-2 लैब, जिसको आप मॉलिकुलर लैब करते हैं, जहां ये जिसके थ्रू ये टेस्टिंग फैसिलिटीज आती हैं और दूसरे टेस्ट भी आते हैं, तो वो जहां पर ये लेबोरेटरीज डेवलप हो गई हैं, ये डेवलप होने जा रही हैं और उनको फाइंड्स की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने बजटरी एलोकेशंस में उनको सपोर्ट करे, मजबूत करे, जल्द से जल्द यस्टरडे बेसिस पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल चाहिए, हर गली मोहल्ले इलाके डिवीजन सब जगह पे ये फैसिलिटी होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि इसका फुकदान है, लोगों को नहीं पता। सारा दिन लोग सवाल करते हैं कि कोविड 19 का टेस्ट कहां से कराना है, और अगर कराना है तो सस्ता कहां से होना है, इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, हमारी तो सैलरीज इतनी है और सैलरीज मिल ही नहीं रही, पैसे नहीं है लोगों के पास। तो इन तमाम सूरत हाल में गवर्नमेंट को इन तमाम चीजों की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो नंबर वन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए बजट में कोई ऐसा काम करें जिससे ट्रेड एंड इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके। पहले तो सर्वाइव करेंगे तो फिर आप रेवेन्यू का सोचेंगे, आपके रेवेन्यूज जनरेट होंगे, फिर आपकी शॉर्टफॉल्स पूरी होंगी, ये आपकी शॉर्ट कमिंग्स भरी होंगी। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके फिस्कल बजट में हमेशा डेफिसिट रहता है। इस बार तो कुछ ज्यादा ही परेशान कौन होगा अगर आप अपने फिस्कल डेफिसिट को सिर्फ एक्सटेंसिव बोरोइंग के थ्रू कवर करते रहे, अपने बजट्स को चलाने के लिए आप एक्सटर्नल डेट्स लेते रहे, आप डोमेस्टिक डेट्स लेते रहे। डोमेस्टिक डेट ट्रिलियंस ऑफ रुपीस में हमारे पे चढ़े हुए हैं। एक्सटर्नल डेट्स को इस वक्त हालत यह कि $116 बिलियन का एक्सटर्नल डेट हम पर है, हम डेट पे डेट लेते जा रहे हैं। डेट लेकर गवर्नमेंट चलाना, घर चलाना, इसका एक आम आदमी को कोई फायदा नहीं होता। मैं देखता हूं कि जो एक आम आदमी है उसके घर अगर कोई पैदाइश होती है तो वो कर्जदार पैदा होता है, विच इज सो रॉन्ग, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी रिलायंस, टोटल रिलायंस ऑन बोरोइंग पे करने के बजाय अपनी सेल्फ सफिशिएंसी पे ध्यान दें। सेल्फ सफिशिएंसी हो सकती है वो इस तरह से कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बेपनाह हद तक कम करे और सिर्फ ध्यान दे इस बात पे कि उसे गवर्नमेंट को तरीके से कैसे रन करना है, दैट्स ऑल। अगर इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी तो मैं समझता हूं फिस्कल फिस्कल डेफिसिट का मिजाज थोड़ा सुकड़ेगा और इस तरह से शॉर्टफॉल और जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, वो कम होंगे। नंबर वन, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं। नंबर टू, जो एलोकेशंस हैं वो राइट एलोकेशंस करनी है। और नंबर थ्री, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम इन्हिसार अपने पर्सनल, अपने ज्यादा से ज्यादा अपने वसाइल पे भरोसा करना है और कम से कम इन्हिसार बोरोइंग पे करना है, क्योंकि जब आप बोरो करते हो
तो आप आधे से ज्यादा बजट डेट सर्विसिंग पे, हैवी इंटरेस्ट पे, कमर्शियल लोन्स पे, सुकूक की पेमेंट्स पे, इस पे उस पे, और जनाब ये सब पेमेंट्स पे आप गुजार देते हो और मिलता कुछ नहीं है। और फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर थोड़ा सा रह जाता है, सूबे शिकायत करते हैं कि उनको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स नहीं मिल रहे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के साथ साथ ये तमाम चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, और ये ध्यान तभी होगा जब एडवाइजरी सही होगी गवर्नमेंट के पास और बिल्कुल। रोड मैप होगा, पता चले करना क्या, उस टारगेट को मीट करना जरूरी होगा। जब उसको अच्छा, मीट आप करना मुझे ये जरूरी भी होगा। बताइएगा, ये जो आने वाला बजट है, आपको क्या लग रहा है इस बजट में क्या आवाम के लिए रिलीफ होगा या नहीं होगा? देखिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आपसे बात कर रहा था कोविड 19 की लॉसेस की, मैं आपसे बात कर रहा था फिस्कल डेफिसिट्स की, मैं आपसे बात कर रहा था एस्टिमेटेड शॉर्टफॉल्स ऑफ रेवेन्यू की बात कर रहा था। कैसे मुमकिन है कि ये बजट एक आसान बजट बन जाए, और कैसे मुमकिन है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे मीट कर सकती है जबकि एक्सपेंडिचर्स इतने ज्यादा हो गवर्नमेंट के। ये सारी चीजों को अगर आप देखें तो ये आप कैसे मतलब ये कैसे आप सोच सकते हैं कि इसमें कोई रिलीफ होगी? रिलीफ हो ही नहीं सकती। गवर्नमेंट भी उसी तरह प्रॉब्लम में है जिस तरह एक आम आदमी प्रॉब्लम में है, एक आम बिजनेसमैन प्रॉब्लम है, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो चाहे छोटा बिजनेसमैन, सब प्रॉब्लम में है, सबको अपनी इकोनॉमी की फिक्र है। लेकिन हर आदमी ने अपने एक्सपेंसेस को कटेल किया है। जो टेंजिबली जरूरी है वो एक्सपेंसेस को मेंटेन किया है, और जो टेंजिबली जरूरी नहीं है उनको डिस्कार्ड कर दिया। दैट मींस एसेंशियल expenses, necessary expenses should be accorded and non-necessary expenses should be non-accorded। तो ये सारी चीजों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। हमें ये देखना पड़ेगा, जब हम एक तरफ कह रहे हैं कि आप रेवेन्यू पे भी ध्यान नहीं दें, आप ट्रेड और इंडस्ट्री की सर्वाइवल पे ध्यान दें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कठिन मरहला है, इसमें से हम सबको गुजरना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात आपके सवाल के उस पर कह दूं कि देखिए जी, जो लोग टैक्स देते हैं दे आर रिस्पेक्टेबल पीपल। मैं जी। टैक्स देता हूं, मैं रिस्पेक्टेबल इंसान हूँ, रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन। जो रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन है उसको आप इंकरेजमेंट दें, उसको इंकरेजमेंट देखते हुए जो टैक्स नहीं देते, जो टैक्स चोर है, वो खुद ब खुद टैक्स नेट पे आएंगे। देखिए हम सबको टैक्स नेट पे आना चाहिए, गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए। रेवेन्यूज को फिर भी किसी तरह से हमें आगे बढ़ाना है, और वो उसी तरह पॉसिबल है जब हम एक तरफ कहते हैं गवर्नमेंट बोरोइंग ना करे, दूसरी तरफ कहते हैं कि कोविड पे एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस करे। ये सारी चीजें करके जब हम गवर्नमेंट को इन बर्डन करेंगे तो हमें इसको थोड़ा सा रेवेन्यू शॉर्टफॉल से भी निकालना पड़ेगा ताकि वो इन कामों को कर सके। पैसा होगा तो वो करेंगे ना, अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे करेंगे? पैसा तभी होगा जब हम सब मिलकर टैक्स दें। जब हम टैक्स नहीं देंगे तो फिर वही सूरत हाल होगी जो कठिन से कठिन रही है, वो मजीद कठिन हो जाएगी। तो इससे जी। बचने के लिए हमें टैक्सेस देना है। एक चीज जो मुझे याद है और मैं बातों में शायद भूल जाऊं कि गवर्नमेंट के जी, लिए जी। एक गुजारिश है। वो गुजारिश ये कि भाई पिछले दिनों हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाथ से निकल गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग खराब हो गई हमारी। उसकी वजह ये थी कि हमने कुछ कर्व लगा दिए, कुछ सख्तियां कर दी। और वो कर्व क्या थे? कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पर हमने बहुत ज्यादा सख्तियां की। टैक्सेस पे टैक्सेस, कस्टम, एडिशनल टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सारे टैक्सेस लगाए तो रॉ मटेरियल महंगा हो गया। बेसिकली हमारी जो इंडस्ट्री है वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। जब इंपोर्टेड रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हो फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, फूड, एवरीथिंग ऑलमोस्ट, आप नाम लें तो बेइंतहा नाम, ये सारे जब इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे डिपेंड कर रहे हो तो रॉ मटेरियल को सस्ता कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगी तो लाभ वाला एक आम आदमी ने जो चीज खरीदनी है उसका उसके दाम कम हो जाएंगे। हम देख रहे हैं पिछले दिनों से ये अंदाजा हो रहा है कि एक चीज जो 40 रुपए की मिलती थी वो 140 की होगी। ये क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी है और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ने का नतीजा भी है। तो ये ड्यूटीज को गवर्नमेंट मेहरबानी करे, एडिशनल ड्यूटीज, एडिशनल सेल टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, और ये सारा कुछ इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये सारा कुछ जो लगाया ना, इसको कुछ भी नहीं तो एक साल के लिए 50% कर दे, 50% रिड्यूस कर दे। इससे क्या होगा?
कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट वजह। मैं एक एग्जांपल दूंगा, 450 बिलियन रुपए की आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टोटल रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पे डिपेंड करती है। जब इंपोर्ट पे डिपेंड करता है तो मेडिसिन तो हर आदमी को चाहिए, और आजकल कोविड में तो मेडिसिन की सख्त जरूरत है। तो मेडिसिन ऑटोमेटिकली महंगी होगी। जब मेडिसिन महंगी है तो एक आदमी की खरीद से बाहर है। जब एक आदमी की खरीद से बाहर है तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा ना कि आदमी आराम से मेडिसिन तो खरीद सके, इलाज तो करा सके। अगर बिल्कुल। हॉस्पिटल में उसको ये फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल ये कह रहे हैं भाई नो बेड्स, वी कैन नॉट अकोमोडेट। अतीक जी। साहब ये भी बताएगा, हम देख रहे हैं कोरोना के केसेस जो हैं वो मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तो डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं और अस्पतालों में भी बैनर्स जो हैं वो आवेजा कर दिए हैं कि हमारे पास मजीद जो है पेशेंट्स हम नहीं ले सकते। और हम देख रहे हैं वैक्सीन जो है वो अभी तक तैयारी के मराहिल में ही है, नहीं पता कब वैक्सीन बनेगी, क्या होगा क्या नहीं। और आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में लॉकडाउन जो है उसमें मजीद नरमी में नरमी की जा रही है, और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो खुल गई है, बाजार खुल गए हैं, पार्क्स खुल रहे हैं, दीगर आहिस्ता-आहिस्ता तमाम जो चीज़ें बंद थी वो सब ओपन होती जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है एसओपीज़ पर अमल हो रहा है, नहीं हो रहा? क्या वजह है, केसेस क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? आपके सवाल में इतने सारे सवाल है, मैं कोशिश करूंगा इनके जवाब दूं। देखिए, हुँ, और बहुत अच्छे सवाल आपने किए। बात सारी ये है कि एसओपीज पे अमल नहीं हो रहा। क्या जाता है हम अगर एसओपीज पे अमल करें? मैं रात दिन लोगों को बोलता हूँ भाई एसओपीज पे अमल करो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। देखिए, अल्लाह से दुआ करने के साथ साथ तदबीर भी तो करनी है ना, अपने आप को बचाना भी है ना। देखिए, अटैक होता है तो इंसान खुद मर जाता है ना। कोरोना हो जाए तो 40 आदमी को खराब कर रहा होता है, अपने एहसासों से दूसरों को लगाता है। सगे माँ बाप, सगे बहन भाई, बीवी, बच्चे, उन सबको कोविड में मुब्तला कर रहा था। क्या ये अच्छा ना हो कि वो इनकी जिंदगियों से ना खेले और अपनी एहतियात करें ताकि वो भी बचे रहें। और फिर एसओपीज को फॉलो करने में क्या जा रहा है? देखिए, जहां तक बाजार खुल गए, ट्रांसपोर्ट खुल गई, तो ये तो जरूरी है। हम 3 महीने से लॉकडाउन में, मैंने आपको इस लॉकडाउन का रेवेन्यू का हशर बता दिया। लोग फुटपाथों पे आ गए। तो अभी हम टोटल बात यही कर रहे हैं कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री की सर्वाइवल बहुत जरूरी है। अगर ये, और स्मॉल बिजनेसेस की सर्वाइवल बहुत जरूरी है। अगर ये सब नहीं होगा तो आपके पास कारोबार नहीं होगा, आपके पास जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये सब कैसे होगा? ये सब करना भी बहुत जरूरी है। हमें दो फ्रंट्स पे खेलना है। एक, हमें अपने बिजनेसेस को ठीक करना है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को ठीक करना है। दूसरे, हमें कोरोना से भी लड़ना है। तो जब ये तमाम चीजों में हम दो फ्रंट पे लड़ना है, तो हम एक कौम है, हम आई एम श्योर लड़ सकते हैं। इसका शऊर सिर्फ बेदार होने की जरूरत है। इंसान का अंदर वाला उसको खुद कहे तो आप कारोबार जरूर करें, एसओपीज पे फॉलो करें, हुँ, एसओपीज को फॉलो करके ट्रांसपोर्ट पे जाएं, आए, एसओपीज को फॉलो करें। जब एसओपीज को फॉलो करेंगे, आई एम श्योर ये जो ब्लूमिंग डेंजर है ना कोरोना का, ये काफी हद तक टिमिड होगा, थमेगा, कम होगा। देखिए, पैसा कमाना जरूरी है, घर बैठकर सेफ रहना भी जरूरी है, लेकिन काम धंधा करना भी जरूरी। काम धंधा नहीं होगा, कारोबार बंद हो जाएंगे। सैकड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके, लोग मजबूरी में ले ऑफ करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी नहीं दी हुई। अब आप देखें, पिछले दिनों स्टेट बैंक रीफाइनेंस स्कीम आई, जी। उन्होंने कहा वेजेस एंड सैलरीज पे करने के लिए हम करते हैं। तो उसमें उन्होंने अमाउंट क्या रखा है? 500 मिलियन, 200 मिलियन। ये तो टाइकोस पे करते हैं ऐसी सैलरी। स्मॉल बिजनेसेस तो 5 लाख से 12 लाख रुपए महीना सैलरीज पे करते हैं। उनकी रिलीफ के लिए करें ना कुछ, ताकि उनके लोग सरवाइव कर सके, उनके एम्प्लॉय सरवाइव कर सके, वो अपने एम्प्लॉयज को सस्टेन कर सके। भाई, एम्प्लॉयज का क्या कसूर है यार? आप आप लॉकडाउन पे गए, आपका कारोबार नहीं है, आपकी चीजें नहीं बिकी, आपकी सर्विसेज नहीं हुई, आपकी इंडस्ट्री नहीं चली, आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं। तो ये तमाम चीजों के लिए जरूरी है कि हमें अपने इकोनॉमिक बिहेवियर्स को भी एडजस्ट करना है, लेकिन विद एसओपीस, और हुँ, कोविड से भी बचना है। तो अब इसके साथ तो चलना होगा, इसकी आदत बनानी पड़ेगी हमें। हम कैसे बच हुँ, सकते हैं इससे? ये तो फैला हुआ है, यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ। तो इफ यू हैव टू सेव योरसेल्फ, तो अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे। लेकिन तदबीर भी करना होगी ना। अल्लाह पाक ने कहा है तदबीर भी तो करो ना। जो एसओपीज है गवर्नमेंट ने दिए, उसको फॉलो भी तो करो ना। गवर्नमेंट क्या करेगी अगर आप एसओपीज फॉलो नहीं करोगे? तो गवर्नमेंट की मजबूरी है वहां पे फिर। और एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये भी है कि देखिए, जहां एसओपीज फॉलो करने की बात हो रही है, जहां पर बजट्स में रॉ मटेरियल की बात हो रही है, जहां पर इंडस्ट्रीज और ट्रेड को सस्टेन करने की बात हो रही है, जहां स्मॉल बिजनेसेस को सस्टेन करने की बात हो रही है,
वहां पे बात ये भी बहुत जरूरी हो रही है कि देखें जो दूसरी बीमारियों वाले लोग हैं, प्लीज अपने आप को हॉस्पिटल्स में भर भर के हर आदमी को सिर्फ कोविड की तरफ देख के, मैं हॉस्पिटल वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अपने ओपीडीज को खोलो, दूसरी बीमारियों के इलाज भी करो। देखिए थैलेसीमिया के बच्चों पर हम देखते हैं, ब्लड डिसऑर्डर के बच्चों को हम देखते हैं, वी आर इन ट्रबल। कभी हमें खून नहीं मिलता, कभी इन बच्चों के लिए हमें वो ओपीडीज नहीं मिलती जिनकी जरूरत है। इन बच्चों को जाना पड़ता है टाइम में लगे, बात करनी होती है, इनको दिखाना होता है, इनकी जिंदगी सस्टेन करने के लिए बहुत सारे और काम करने होते हैं जिसमें डॉक्टर्स की जरूरत होती है। ये सारा कुछ अगर बंद हो जाएगा, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, ओपीडीज नहीं होंगे हॉस्पिटल्स में, तो ये कैसे दूसरे 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 परेशानियों के मरीज कैसे जिंदा रहेंगे? इसके लिए जरूरी है कि जो बीमारियां पाकिस्तान में चल रही हैं ऑलरेडी, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सीजन ऐसा आ रहा है जब मॉस्किटोज ब्रीड होंगे दबा के, मानसून आ रहे हैं, पानी जमा होगा, ये होगा वो होगा, तो मलेरिया और टाइफाइड तो अपनी जगह पर है। अब हम डेंगी हम भूल नहीं सकते, लास्ट ईयर वी हैड अ बिग ड्रैगन ऑफ डेंगी इन आवर कंट्री। तो फिर डेंगीज दोबारा आएगा, तो डेंगी वाले कहाँ जाएंगे, कैसे इलाज कराएंगे? अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड आल्सो। अब ब्लड की सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चे को बचाने की जरूरत नहीं है, सर्जरीज के लिए भी जरूरत है, और बाद में डेंगू आ रहा है तो उस डेंगू के लिए इसकी बाई प्रोडक्ट्स चाहिए, वो किधर से लाएंगे अब? तो ये सारी चीजें करने के लिए फिर बात आती है कि आप बजट पे प्रोग्राम कर रहे हो, गवर्नमेंट को अपनी हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए जबरदस्त एलोकेशन करना होगा कोविड 19 के लिए भी, और आने वाली उन डिजीज के लिए जो ऑन द वे है और प्रिवेल होने वाली है, और हमें इंसानियत को और अपने मुल्क के ठीक लोगों है, को उन सही है। बीमारियों से बचाना अतीक है। साहब, लास्ट में आवाम के लिए, हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए कोरोना के हवाले से, बजट के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या मैसेज देना चाहूंगा? यही मैसेज देना चाहूंगा कि मुझे अफसोस है कि आप लोगों ने इसको इतना इजी लिया है, जबकि देख रहे हैं कि करीबी रिश्तेदार, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले, कोई ना कोई कोविड के थ्रू अल्लाह मियाँ के जा रहा है। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। प्लीज सेव योरसेल्फ और फॉलो दी एसओपीज, और बहुत केयरफुल रहें और कोशिश करें कि सेल्फ डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क यूज करें, और बताने की जरूरत नहीं है कि मास्क यूज करने से कितने फवायद है, किस तरह आप बच सकते हैं, और सैनिटाइज करें, हाथ को धोएं, बस ये तमाम चीजें, और सफाई का ख्याल रखें प्लीज। अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने खानदान के लिए प्लीज अपनी हिफाजत कीजिए, ताकि वो सब भी हिफाजत में रहे। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज अतीक साहब, आप भी अपना बहुत ख्याल रखें और आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत मैसेज अतीक साहब ने दिया कि अपना भी ख़्याल रखें और अपने घरवालों का भी ख़्याल रखें। आप सेफ रहेंगे तो आपके घरवाले भी सेफ रहेंगे, और एसओपीज़ पर जो है वो अमल दरामद करें। इसी के साथ ही प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुँचा, अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।